एक तालाब कितना गहरा हो सकता है? 10 फीट, 20 फीट, ज्यादा से ज्यादा 30 फीट, चलो 50 फीट तक मान लिया। लेकिन मध्य प्रदेश में एक पहाड़ है, पहाड़ में एक कुंड है जिसकी गहराई का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। न जाने कितने आए, कितने चले गए, कई तिकड़म लगाए, बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन सब नाकाम। अब आप कहेंगे कि गहरा है तो क्या हुआ, इसमें कौन सा रहस्य है? रहस्य है, और वो रहस्य इस कुंड से भी गहरा है। तालाब का पानी समुद्र की तरह नीला है। लोग बताते हैं ये महादेव की नीलमणि का चमत्कार है। एक तय समय में कुंड में अजीब हलचल होती है। जल का स्तर पहाड़ का सीना चीर कर बाहर टपकने लगता है। कहते हैं ये श्री कृष्ण की लीला है। सबने कोशिश की, एक दांव हम भी लगाएंगे। कई लोगों ने पड़ताल की। आज हमारी टीम भी आजमाइश करके देखेगी। गहराई में उतरेंगे, गुफा के खतरों का सामना करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इस कुंड के रहस्य को दुनिया के सामने जरूर लाएंगे। आधी हकीकत आधा फसाना। यह कहानी मध्य प्रदेश के एक कुंड की है। कोई उसे दिव्य कहता है, कोई दैवीय, कुछ लोगों के मुताबिक उसका नाता पांडवों से है, तो कुछ लोग उसे महादेव का चमत्कार बताते हैं। और ऐसा कहने के एक नहीं कई कारण हैं। वो कुंड एक पहाड़ के अंदर है, उसका पानी बिल्कुल नीला है, समुद्र की तरह। कभी कभी उस कुंड में अजीब हलचल होती है, अंदर से बुलबुले उठने लगते हैं, पानी का स्तर अचानक बढ़ जाता है। एक बात तो बेहद चौंकाने वाली है, उस कुंड की गहराई का आज तक पता ही नहीं चला। कई गोताखोर अंदर गए, लेकिन 60-70 फीट की गहराई तक ही जा पाए। और इन्हीं सारी बातों को चमत्कार का नाम दिया जाता है। अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तय थी कि उस कुंड का जरूर कोई बड़ा रहस्य है, जिसका पता हमारी टीम को लगाना था। भगवान नारायण को यहाँ पर नीलमणि प्राप्त हुई थी। तो इसका पानी नीला दिखाई देता है, नीला उजला है, अंदर इसके अंदर नीलमणि है। अमावस्या पूर्णिमा की रात्रि के 12 बजे 2 महापुरुष यहाँ आते हैं और कुंड के अंदर सफ़ेद वस्त्र पहन करके स्नान करते हैं और सीधा मतलब चले जाते हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद अलोप हो जाते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते। हम लोग प्रत्यक्ष थे उस समय 2006 में जब सुनामी आई हुई थी। तो सुनामी के समय में यहाँ पर 10-15 फीट पानी बढ़ गया था। कुंड की गहराई का तो कोई पता नहीं लगा पाया है। तो ये 2 लोग 5-6 घंटे पानी के अंदर रहे, तो उन लोगों ने बताया कि इसके नीचे 250 फीट नीचे नदी बहती है। एक नहीं, 2 नहीं, उस कुंड की गहराई में कई रहस्य दफन हैं। सदियां बीत चुकी हैं, कई लोगों ने कोशिश की, सभी नाकाम रहे। अब हमारी टीम की बारी थी। कुंड का सफर हमने भी वहीं से शुरू किया जहां से सभी करते हैं। तो भीमकुंड हम पहुंच गए हैं, लेकिन भीमकुंड में उस
रहस्यमयी कुंड के नीले पानी को देखने से पहले आपको वहाँ ऊपर करीबन 300 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होगा। भीमा माता का मंदिर है और मान्यता ये है कि पहले आपको वहाँ जाना होता है और उसके बाद आप कुंड में जाते हैं। तो लंबा सफ़र है, सीढ़ियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन चलते हैं, आइए। मंजिल मंदिर नहीं, वो कुंड है। उसका पानी नीला क्यों है? गहराई तक कोई क्यों नहीं पहुंच पाता? उसका क्या समुद्र से भी कोई नाता है? कई सवाल थे और मंदिर आने का मकसद भी कुछ सुराग हासिल करना था। पहला सवाल यही था कि कुंड का पानी नीला क्यों है? कोई कोई कहता है कि इसमें नीलमणि है, कोई कोई कहता है। जैसे यहाँ महाराज दिव्यानंद जी यहाँ के गुरु हैं, हरिद्वार के महाराज जी, वो वहाँ देखने के लिए गए थे, दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसमें नीलमणि के कारण इसका नीला है, इसमें नीलमणि है। कहते हैं वो कुंड बहुत गहरा है, इतना कि गोताखोर भी पता नहीं लगा पाते। कुंड की गहराई का तो कोई पता नहीं लगा पाया है। डिस्कवरी वाले 2003 में 1 जनवरी को यहाँ पे आए थे, तो ये 2 लोग 5-6 घंटे पानी के अंदर रहे। तो उन लोगों ने बताया कि इसके नीचे 250 फुट नीचे नदी बहती है और नदी का इतना तेज़ बहाव है कि मतलब उन लोगों को डर लग रहा था कहीं हम लोग बह ना जाएं। ये समुद्र का क्या चक्कर है? लोग उस कुंड को सुनामी से क्यों जोड़ते हैं? कहते हैं 2004 की सुनामी की हलचल उस कुंड में भी देखी गई थी। तो सुनामी के समय में यहाँ पर जो है 10-15 फीट पानी बढ़ गया था। पानी में नीचे ऊपर जो है जोर जोर से जो है लहरें आ रही थी, उबाल टाइप का जो है नीचे ऊपर पानी हो रहा था। जब वहाँ पर बच्चे भी, कुछ विद्यार्थी लोग नहा रहे थे, तब वो आकर के उन्होंने गुरुजी को बताया। तब सब हम लोग गए वहाँ नीचे, जाकर के देखा तो बस वही स्थिति थी। पानी बराबर नीचे ऊपर हो रहा था। नीचे जो जैसे पत्थरों में जो सधे होते हैं, सिक्का वगैरह, नारियल वगैरह है, वो सब ऊपर आ गए थे। बाकी बातें भले ही हवा में हो, दावे के साथ एक ही कहानी कही जाती है। ये पूरा इलाका महाभारत के समय का है। पांडवों ने अज्ञातवास के कुछ महीने यहीं गुजारे थे। तो फाइनली उस जगह पर पहुंच गए हैं जिसको पांडव फॉल कहा जाता है। अब ये झरना हमारी मंजिल नहीं है, मैंने आपको बताया जाना हमको भीमकुंड है, लेकिन इस इलाके का क्या ताल्लुक है पांडवों के साथ वो जानना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए मैं यहाँ पांडव फॉल में आया हूँ। लेकिन पांडव फॉल में भी यहाँ पर रहना, यहाँ पर बैठना हमारा मकसद नहीं है। हमको जाना है उस जगह पर जहाँ पर एक्चुअली पांडवों के निशान मौजूद हैं, वो जगह जहाँ पांडवों ने एक लंबा वक्त रहकर गुजारा है, खाना बनाया है, सोए हैं, वो सारी चीज़ें भी इस जगह पर मौजूद हैं। कहते हैं इस जगह पर कभी गुफाएं थी, वक्त के साथ वो बंद हो गई। प्रतीक स्वरूप यहाँ कुछ निर्माण किए गए। मान्यता है कि पांडव यहीं रहा करते थे और वो चमत्कारी कुंड भीम ने बनाया था। यहाँ पर कहा जाता है कि पहले पानी नहीं था, तो पानी की आवश्यकता तो होती ही है, क्योंकि जो पांडव थे वो अर्धदेव थे, अर्धमानव थे। तो उस टाइम पर उन्होंने, कहते हैं, इंद्रदेव से आवाहन किया था। अर्जुन जो थे उनके मानस पुत्र थे, इंद्रदेव के। तो उन्होंने जो है किसी कारण बस यहाँ जल देने से मना कर दिया था, जिसके कारण कहते हैं भीमसेन को क्रोध आ गया था। उस कारण से कहते हैं उन्होंने यहाँ अपना गदा जो था उनका वेपन, वो उन्होंने पटकना प्रारंभ कर दिया था, जिसके कारण धरती में दरार पड़ गई और पत्थर ये फूटने लगे और जलधाराएं निकलने लगी। इसी पहाड़ के ऊपर वो कुंड है। वैसे इस जगह पर ऐसे कई साक्ष्य हैं जिन्हें महाभारत के समय का बताया जाता है। कुछ मूर्तियां, छोटे छोटे 5 मंदिर थे, लेकिन हमारी दिलचस्पी इस जगह में नहीं, उस कुंड में थी जिसका रहस्य हमें यहां तक खींच लाया।
भीमकुंड के आसपास अभी तक जो कुछ आपने देखा है वो मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं, इंसानों ने जो कुछ बाद में बनाया। अब जो असली गुफा है वो यहाँ से शुरू होती है। ये गेट भी बाद में बनाया हुआ है, लेकिन जो असल गुफा है जिसके अंदर भीमकुंड है वो यहाँ से ही शुरू होता है। और पहली चीज़, अभी तक पानी पे नज़र नहीं पड़ी है, लेकिन जो पहली चीज़ है वो है स्टेंच, बदबू जो अंदर से आ रही है। क्योंकि गुफा है तो चमगादड़ हैं, और चमगादड़ हैं तो जाहिर है जो उनकी स्मेल होती है वो बहुत ओवरपावरिंग होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है जो गंध है, और वो यहाँ पर बहुत तेज़ आ रही है। मतलब गुफा के अंदर जब आप घुसेंगे तो मैं आपको एहसास नहीं करा सकता, मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि वो स्मेल मैं आपको दे सकूं कि किस तरह से, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मेल है, बहुत ज़्यादा गंध है। आइए। अंदर जाते ही हमारी टीम चौंक पड़ी। इसकी दो वजह थी। पहली वजह ये जगह जो पौराणिक समय की लग रही थी, और चौंकाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण कुंड का पानी जो समुद्र की तरह बिल्कुल नीला था। भीमकुंड में पहुंचते ही जो सबसे पहली चीज आपको स्ट्राइक करती है वो है इसका नीला रंग। अब मैंने बहुत ट्रैवल किया है, बहुत जगह जगह गया हूँ, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें देखी हैं, लेकिन किसी तालाब में, किसी कुंड में, किसी ठहरे हुए पानी में इतना गहरा नीला रंग मैंने पहले कभी नहीं देखा। और साइंस आप और हम जानते हैं कि पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, आसमान के कलर को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ब्लू दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जो आसमान खुला हुआ है, चारों तरफ गुफा है, बहुत छोटा सा टुकड़ा है जो आसमान नज़र आ रहा है, और लेकिन उसके बावजूद इस कुंड का रंग जो है वो ऐसा है कि अगर आप कपड़े धोने से वाकिफ़ हों तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब आप बाल्टी में नील घोलते हैं तो वो बिल्कुल नीला हो जाता है, और इस कुंड का रंग बिल्कुल वैसा ही है। अगर गौर से देखें तो गहरा नीला, मतलब ब्लू कलर, वो भी बहुत शार्प ब्लू कलर इसके अंदर दिखाई दे रहा है। कुंड की बनावट पर गौर किया आपने? किनारे पर तो सीढ़ियां थी जो बाद में बनाई गई, लेकिन बीच में यहां काफी गहराई थी, बिल्कुल पतली, मानो एक तंग रास्ता कहीं नीचे जा रहा है। गुफा के ऊपरी हिस्से पर छत नहीं थी, वहां से छनकर आ रही रोशनी में कुंड का नीला पानी साफ दिख रहा था। यहां की तस्वीर हूबहू वैसी ही है जैसा महाभारत की कथाओं में सुनाया जाता है। इस कुंड की कहानी जुड़ती है महाभारत के सबसे शक्तिशाली शख्स भीम से। कहते हैं अज्ञातवास के दौरान पांडवों को पानी की जरूरत थी, फिर भीम ने एक पहाड़ के ऊपरी हिस्से को फोड़कर अंदर से पानी निकाला था। हमने बहुत गुफाएं देखी हैं, कई कुंड की पड़ताल की है, लेकिन यह जगह कुछ ज्यादा ही अजीब थी। ज़्यादातर जो गुफाएं होती हैं वो बहुत सॉफ्ट पत्थर की बनी होती हैं, क्योंकि पानी के कटाव से उनके अंदर वो फॉर्मेशन बनती रहती है। लेकिन यहाँ पर पत्थर जो है वो सॉफ्ट नहीं है, जो पत्थर हैं वो बहुत हार्ड पत्थर है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये पानी के कटाव से तैयार नहीं हुआ, यहाँ पर पानी ऊपर से नहीं, इनफैक्ट नीचे से आया है, और उसकी वजह से ये सारी फॉर्मेशन है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है। जिस तरह की गुफाएं हमने पहले भी बहुत सारी गुफाओं को देखा है, तो वो सारी गुफाएं पानी के कटाव से बनती हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक नेचुरल गुफा है। ज़मीन के नीचे से कुछ ना कुछ ऐसा आया है जिसकी वजह से ये कुंड भी बना है और ये सारी गुफाएं भी बनी हैं। इस कुंड की गहराई में कई राज दफन, जिन्हें हमारी टीम को एक एक करके बाहर निकालना था। पानी नीला क्यों है? क्या वाकई गहराई का पता लगाना नामुमकिन है? क्या इसका कोई एक सिरा समुद्र से जुड़ा है? और उस समय क्या हुआ जब हमारी टीम ने गोप्रो कैमरा तालाब की गहराई में भेजा? समुद्र का पानी नीला दिखता है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि वो खुले में होता है। सूर्य की किरणों से टकराकर नीला रंग परिवर्तित होकर बाहर निकलता है।
लेकिन यह तालाब न तो खुले में था, न ही यहां पर सूरज की किरणें पहुंच पा रही थी। फिर इसका पानी नीला क्यों दिखता है? और सबसे अहम बात, पानी इतना साफ कैसे था? और इस कुंड की गहराई वो कैसे पता चलेगी? हमारी टीम को लगा कि हो ना हो जरूर सारा रहस्य नीचे गहराई में छुपा है, लेकिन वहां तक जाएंगे कैसे? लोग कहते हैं कि कुंड की गहराई का राज वहां की गुफाओं में छुपा है, जो हजारों साल पुरानी है। दावे के मुताबिक वहां से एक रास्ता कुंड के दूसरे सिरे तक जाता है। कहता है कुंड में नीलमणि है, किसी के मुताबिक यह समुद्र का पानी है, कोई इसे पांडवों से जोड़ता है तो कोई महादेव और श्री कृष्ण से। ये कहानियां बरसों से गूंज रही हैं, लेकिन इसकी गहराई का पता क्यों नहीं चलता? अब पड़ताल का जिम्मा हमारी टीम के कंधों पर था। सबसे पहले हमने पानी के रंग को परखा। देखिए, भीमकुंड पहुंचते ही जो मैंने पहली बात आपसे कही थी वो ये कि इस कुंड का जो रंग है, जो कलर है, वो बहुत स्ट्राइकिंग है। और क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल नीले रंग का है। ये नीला रंग जो है ये अपने आप में बहुत ही ख़ास है। लेकिन अब जब क्लोजली मैंने इसको देखा है, करीब से मैंने देखा है, तो मुझे एहसास हुआ है कि ये पानी जो है ये बिल्कुल उसी रंगत का है जिस रंगत का कोई भी आम पानी होता है। मतलब पानी का कोई रंग नहीं होता, पानी कलरलेस होता है। तो ये पानी बिल्कुल कलरलेस है। इस कुंड में नीचे कोई ऐसी चीज़ है, जो नीलमणि की कहानी भी हमने सुनी है, कोई नीचे ऐसी चीज़ है जो इसको ये नीली रंगत देती है। ये ब्लू कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये फ़र्क आपको यहाँ दिखाई देगा। ये देखिए, ये ब्लू कलर है, और यहाँ क्योंकि यहाँ पर नीचे प्लेटफॉर्म बना हुआ है तो यहाँ पर कलर आपको वाइट दिखाई दे रहा है। मेरे पैरों के आसपास, मेरे हाथ के आसपास यहाँ पे कलर आपको सफ़ेद दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर, इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर नीचे कुंड की गहराई है, वहाँ हम नहीं जा सकते, वहाँ पे बिल्कुल नीचे ज़मीन में जा रहा है, तो वहाँ पर कलर ब्लू दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कलर वाइट दिखाई दे रहा है। जाहिर है पानी जो है वो कलरलेस है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पानी होता है, लेकिन कुंड में कोई ऐसी चीज़ है जो उसको नीली रंगत दे रही है। कुंड में नीचे ऐसा क्या है जिससे पानी नीला दिखता है? ये जानने के लिए कुंड की गहराई में जाना पड़ेगा, जो फिलहाल मुमकिन नहीं। हम नहीं जा सकते, लेकिन एक वाटरप्रूफ कैमरा तो नीचे भेज सकते हैं। उससे पहले पानी को एक बार और परखना जरूरी था। ये बिल्कुल उसी तरह की रंगत है इसकी भी। ये कुंड का पानी है, ये बॉटल्ड वाटर है, मिनरल वाटर जिसे कहते हैं। ये दोनों बिल्कुल एक ही रंगत के हैं, मतलब इनमें कोई रंग नहीं है, कलरलेस है। पानी नीला क्यों है, गहराई कितनी है, ये जानने के लिए वाटरप्रूफ कैमरे के साथ कुछ और सामान की जरूरत थी। टीम का एक सदस्य उसे लाने चला गया। फिर हम एक नई पड़ताल में जुट गए। भीमकुंड के बारे में सबको, कुंड के बारे में तो पता है कि भाई कुंड है, हर आदमी जानता है, पानी है, ये है, लेकिन गुफाएं भी बहुत सारी हैं और चारों तरफ हैं, और इतनी गहरी है कि किसी ने एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की है। जाहिर है हम भी नहीं कर सकते हैं। एक गुफा है ऊपर जहाँ पर पंडित जी थोड़ा सा गए हैं अंदर तक, तो उसी में जाके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या फॉर्मेशन है, किस तरह की। आइए पंडित जी। हमने गुफा में जाने की सोची और खतरा सामने दिख गया। टीम को जहरीले सांप और बिच्छुओं से पहले भी आगाह किया गया था, लेकिन इतनी जल्दी पाला पड़ेगा ये नहीं सोचा था। ये एक सांप है जो पानी में रहता है, और अभी मेरी नज़र पड़ गई, नहीं तो इस पे पैर पड़ जाता
तो ये सांप है, फन बहुत मारता है, एक कोशिश करता है कि किसी तरह से, देखिए आप इसका फन जो ये निकाल रहा है। ये साइज़ देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन कोई भी सांप जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता, उसके अंदर जो जहर है वो मायने रखता है। तो ये पानी का सांप था, अगर नहीं देखते तो पाँव पड़ जाता, और पाँव पड़ जाता तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाती। हमें तो उन गुफाओं में जाना था जिन्हें महाभारत के समय का बताया जाता है, जहां अज्ञातवास में पांडवों का बसेरा था। तो बहुत गहरा है, मतलब अंदर ही अंदर चला जा रहा है पत्थरों में, पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, बहुत अंदर ही अंदर, ये तो गहरा है, मतलब इतनी ज्यादा गहरी गुफाएं हैं। जैसा भीमकुंड को सिर्फ आप बाहर से भीमकुंड, हमने भी सोचा था कि वो पानी का कुंड है, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में गुफाएं हैं और इतनी गहरी है कि जिनका न पानी की थाह मिल रही है न गुफाओं की थाह मिल रही है। ये आलम है। गुफा में घुसते ही सांप के बाद दूसरे खतरे ने संकेत दिया। ओह गॉड, अंदर अंधेरे और बदबू का राज था। लेकिन एक बात थी, ये जगह वाकई सैकड़ों साल पुरानी लग रही थी। गुफा में काफी अंदर तक हम आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आगे और रास्ता दिखाई दे रहा है। और आगे रास्ता है, और रास्ता है सर, और अंदर कहीं बैठ के, कहीं खड़े होके, कहीं लेट के जाना पड़ता है अंदर, और दम घुटने लगता है अंदर जाने में, तो वापस लौटना पड़ता है। लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन आगे रास्ता तो और होगा। रास्ता है, क्या पता शायद कुंड के रहस्य का दरवाजा यहीं से खुलता हो। कुछ नहीं तो महाभारत की कोई नई कहानी या पांडवों की नई निशानी ही मिल जाए। इसी उम्मीद से हमारी टीम बढ़ती रही। एक चीज मैंने नोट की है, वो ये है कि इन सारी गुफाओं के अंदर नमी है, मतलब बहुत ज्यादा पानी। एक सेकंड के लिए भी मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ इन चमगादड़ों की वजह से। चारों तरफ चमगादड़ हैं, लेकिन सब तरफ नमी है, हर तरफ जो है नमी बहुत ज़्यादा है और पानी गिर रहा है। और शायद इसी वजह से ये गुफाएं जो हैं, इनमें ये मलबा गिर जा रहा है बार बार, क्योंकि पानी की वजह से पत्थर कमज़ोर पड़ रहा है और उसकी वजह से मलबा ढह जा रहा है। इसीलिए इन गुफाओं में ज़्यादा आगे जाना जो है वो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि कभी भी कुछ भी बदल सकता है। लेकिन पानी आप देखिए, मैं आपको दिखाऊं किस कदर नमी है कि आप किसी भी पत्थर को हाथ लगाइए तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी यहाँ पर रहा है, पानी बहुत चुआ है यहाँ से। लेकिन एक आशंका की वजह से हमारे कदम अपने आप थम गए। अंधेरे में चमगादड़ों की फौज शायद हमारी ही राह देख रही थी। सैकड़ों चमगादड़ हैं यहाँ पर इस कदर, और ये बहुत गहरी गुफा थी। ये पूरा गोल फॉर्मेशन दिखाई दे रही है गुफा की। इसके अंदर बहुत सारा मलबा गिर गया है, जिसकी वजह से अब आगे जाने का रास्ता बंद हो गया है। और गुफाओं में इस तरह के चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए ख़तरनाक होता है गुफाओं में जाना किसी भी तरह से। लेकिन यहाँ पर लोग आते थे, रहते थे, बहुत सारे लोग यहाँ पर तपस्या करते थे, तो वो सारी चीज़ है यहाँ पर। लेकिन अभी आगे नहीं जा सकते। पहली चीज़ तो ये कि रास्ता ही बंद है, और दूसरा कि चमगादड़ इस कदर हैं, इतने सारे हैं कि आपके लिए बिल्कुल मुश्किल है अब आगे कदम बढ़ना। मैं चाहता था कि मैं और आगे तक जाके देख सकूं, क्योंकि पानी का सोर्स तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इस पूरे गुफाओं की जो फॉर्मेशन है उसको देखना बहुत ज़रूरी था। आगे रास्ता बंद था। हमारी टीम को कदम वापस लेने पड़े कुंड की तरफ। लेकिन कहते हैं नीले पानी की वजह इस कुंड का समुद्र से कनेक्शन है। 2004 की सुनामी में यहां हलचल भी हुई थी। ये भीम कुंड मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से समुद्र सैकड़ों मील दूर है। ऐसे में कुंड का समुद्र से जुड़ाव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तरकीब थी, कुंड के आसपास के पानी को देख लेते हैं। हो सकता है इलाके के पत्थर ही ऐसे हों जिनकी वजह से पानी नीला दिखता हो।
मैं ये देखना चाहता था कि आसपास जो पानी है वो किस तरह का, इसीलिए मैं इस झरने पर आया हूँ। 5-7 किलोमीटर दूर है ये झरना भीमकुंड से, लेकिन यहाँ जो पानी निकल रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है भीमकुंड के पानी से। भीमकुंड का पानी ब्लू है, यहाँ पर जिस तरह से नॉर्मल मटमैला पानी होता है बिल्कुल उसी तरह का है। जाहिर है जो कनेक्शंस हैं, जो पानी जो जहाँ से पानी निकल रहा है वो बिल्कुल अलग अलग है। वहाँ पानी बिल्कुल डिफरेंट तरीके का है और यहाँ पर पानी बिल्कुल अलग ढंग का है। यानी जो भी चमत्कार है वो उस कुंड में ही है। हमने अब हर तरह से परख लिया। गुफा पूरी तरह बंद निकली, कुंड से उसका कोई जुड़ाव नहीं, वहीं समुद्र से भी कुंड का कोई नाता नहीं, और पानी का नीलापन केवल कुंड के बीच में है। हो न हो कुंड की गहराई में ही कोई राज दफन, और हमारी टीम इसका पता लगाकर ही रहेगी। हमने जो साजो सामान मंगाया था वो भी आने ही वाला था। यानी आज सबसे बड़े राज से पर्दा उठने वाला। कंदराव में हमारी टीम को कुछ नहीं मिला। वो बहुत पुरानी थी, रास्ता बंद हो चुका था, वैसे भी वहां खतरा बहुत था। अब समझ में यह नहीं आ रहा था कि कुंड का पानी आता कहां से है। अगर उस जल का कोई स्रोत है तो कहां है? कुंड की गहराई में अगर है तो वहां तक हमारी टीम कैसे पहुंचेगी? कुंड का पानी नीला क्यों दिखता है? और कुंड में कभी कभी होने वाली उस हलचल का क्या? अब तो एक ही रास्ता बचता था। हमारी टीम का कोई सदस्य कुंड के तल में जाए, वहां के नजारे को कैमरे में कैद करे, उसे देखे, फिर सारे सवालों के जवाब तलाशे। इसको लेकर हमने तैयारी भी पूरी कर ली थी। अब हमारी टीम तैयार थी। पड़ताल के औजार भी आ चुके थे। गहराई पता करने के लिए 100 मीटर लंबी रस्सी और अंदर का नजारा रिकॉर्ड करने के लिए एक वाटरप्रूफ कैमरा। तब तक धूप तेज हो चुकी थी। कुंड के अंदर बहुत दूर तक साफ नजर आने लगा। देखिए, अब तक धूप नहीं थी, लेकिन जैसे ही धूप की पहली किरण पानी पर पड़ी है तो इतने अंदर गहराई तक दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत ज्यादा अंदर तक हमको एक तस्वीर बना के भेज दी हो। मतलब अगर सूरज, आज क्योंकि बादल है तो उतना सूरज है नहीं, लेकिन अगर सूरज की पूरी रोशनी इसमें पड़ेगी तो पानी इतना साफ है कि बहुत गहराई तक दिखाई देगा। और करीबन 50-60 फीट तक तो मैं अभी भी देख पा रहा हूं। लेकिन मामला केवल 50-60 फीट का नहीं है। कुंड इससे भी ज्यादा गहरा है, जिसका पता लगाने के लिए हमारी टीम ने पूरी तैयारी कर ली। कि 100 मीटर लंबी रस्सी में लाया हूं और इसके साथ ये पत्थर बांध के मैं अंदर फेंक रहा हूं, और हम टाइम भी कैलकुलेट करेंगे। स्टॉप वॉच से ये देखेंगे कि पत्थर कितनी देर तक अंदर जाता है, कितनी गहराई में हमको महसूस होता है कि रुका है, या हमको ऐसा महसूस भी होता है या नहीं होता। तो वो कैलकुलेट करेंगे। स्टॉप वॉच भी चला रहा हूँ ताकि हमको बाद में इसका कैलकुलेशन निकाल सकें कि ये कितना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, रस्सी अपने आप ही चलती जा रही है, बहुत लंबी रस्सी है। लेकिन पत्थर कहीं अटक गया। हमने एक कोशिश और की, लेकिन फिर नाकाम रहे। हमने कई बार कोशिश की, लेकिन पत्थर कहीं ना कहीं फंस जाता। 2-3 बार मैंने कोशिश करी कि किसी तरह से मैं वो रस्सी में बांध के पत्थर को नीचे फेंक सकूं, लेकिन
नीचे चट्टान है एक सेंटर में ना, और बार बार पत्थर उसी पे जाकर रुक जा रहा है, नीचे गहराई में नहीं जा रहा। अब वहाँ पे गुरुजी को दिया है, गुरुजी सेंटर में डालेंगे आप? हाँ डालिए, चलिए। ये देखिए ये डाल दिया गया। अब देखिए कितना सिंक करता है। 100 मीटर से भी ज़्यादा लंबी रस्सी है ये, 100 मीटर से भी ज़्यादा। ये देखिए पूरी रस्सी नीचे जाती जा रही है। ये देखिए ये रस्सी पूरी है, पूरा बंडल है, और किस रफ्तार से नीचे धंस रहा है। अब रस्सी बहुत तेजी से अंदर जा रही थी, शायद पत्थर का रास्ता साफ था। देखिए 100 मीटर का बंडल था, उस 100 मीटर में से ये करीबन 10 मीटर का ऐसा बंडल है जहां पर अब ये नीचे जा नहीं रही है। लेकिन अभी भी मुझे लगता नहीं है कि उसका तला मिला है, अभी भी कहीं किसी चट्टान पे वो पत्थर अटक गया है, जिसकी वजह से अब रस्सी ने आगे जाना बंद कर दिया। तो मतलब अब इससे ज़्यादा हम और कुछ कर नहीं सकते इसकी गहराई नापने के लिए। लेकिन 90 मीटर तो है जो मैंने प्रूव कर दी है, लेकिन उससे भी आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है, जैसा ये यहाँ पे कहते हैं। हमारी टीम रस्सी बाहर खींचने लगी। तभी बीच में वो कहीं अटक गई। आइए महाराज, इधर आइए। अरे निकल आई रस्सी। ये अटक क्यों जाती है? ये जब भी सर कई बार रस्सियाँ डाल चुके हैं, हाँ। लेकिन अंदर जैसे निकालते निकालते कुछ रह जाती है, तो ऐसा लगने लगता है जैसे किसी ने रस्सी को पकड़ लिया हो और निकालते फिर बाहर नहीं निकलती, वो फिर छोड़ ही दी थी। अच्छा, मतलब गहराई नापने के लिए जब रस्सी डालो तो अटक ही जाती है? अटक जाती है और बाहर निकलने में मुश्किल हो जाता है, तो रस्सी छोड़ देते हैं तो चली जाती है। टीम की इस हरकत से पानी में हलचल बढ़ गई, मछलियां नीचे से ऊपर आने लगी। ऐसी भी कहानियां यहाँ पर सुनी गई हैं कि यहाँ पर डॉल्फिन को भी देखा गया। अब डॉल्फिन बड़ी पिक्यूलियर है, लेकिन डॉल्फिन के अंदर एक ख़ास बात यह है कि फ्रेश वाटर डॉल्फिन हमारे यहाँ मिलती हैं। जो हमारे चंबल का जो इलाका है, यानी कि इस इलाके के बहुत करीब जो चंबल नदी बहती है, चंबल का जो इलाका है उसमें डॉल्फिन पाई जाती है, जो इंडियन डॉल्फिन है, जो बहुत एक्सटिंक्ट है, बहुत ख़त्म हो चुकी है। तो हो सकता है इस कुंड का कोई जुड़ाव चंबल नदी से हो, क्योंकि चंबल नदी के अंदर डॉल्फिन पाई जाती हैं, और यहाँ पर भी लोगों ने डॉल्फिन को देखने का दावा किया है। अब मैंने नहीं देखा है, ना ही उस तरह का कोई प्रमाण यहाँ पर मौजूद है, किसी ने तस्वीर तो ली नहीं है, लेकिन ये कि लोगों ने देखने का दावा किया है कि यहाँ पर डॉल्फिन को भी देखा गया है इस कुंड में। ये सब सुनी सुनाई बातें भी हो सकती हैं। अब कुंड की गहराई में कैमरा भेजने का वक्त हो गया था। पहले ये जानते हैं कि पानी के नीचे आखिर है क्या। नीचे की बनावट बावड़ी जैसी थी, लेकिन बीच में बहुत गहराई थी। कुंड के तल में 2 बड़े बड़े सुराख थे। वहां तक जाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे पास ये गोप्रो कैमरा है, जिसको मैंने एक नेट में, फिश नेट में बांध दिया है, और इस कैमरे को मैं नीचे डालता हूँ। अब जहाँ तक रोशनी है वहाँ तक तो ये रिकॉर्ड कर ही सकता है। तो देखते हैं कि हमको कुंड में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो अलग है या नहीं है। लेट्स सी। इसके साथ ये रस्सी भी बांध दी है बहुत लंबी सी, जहाँ तक मुमकिन होगा ये चला जाएगा। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ, इसको पानी में फेंक रहा हूँ। तो अब ये कैमरा पानी के अंदर जा रहा है। कैमरा बिल्कुल सही जगह गिरा था, लेकिन उसी सुराख के पास आकर कैमरा फंस गया। हमने कई बार कोशिश की, कैमरे को कई जगह से फेंका, लेकिन हर बार कैमरा उसी सुराख पर जाकर अटक जाता।
जो करीब 90 से 100 मीटर गहरा था। कुंड के इस सुराख के नीचे क्या है, यह पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना जरूर था कि कुंड का सारा रहस्य इसी सुराख के नीचे दफन है। भीम कुंड के रहस्य को सुलझाने की हमारी टीम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन जितना किया वो उस कुंड की पहेली को सुलझाने के लिए काफी नहीं था। 100 मीटर की रस्सी से गहराई का कुछ अंदाजा तो लगा, लेकिन पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। रही बात पानी के नीला होने और सुनामी के समय होने वाली हलचल की, तो इसके लिए कई बड़े उपकरणों के साथ वैज्ञानिकों की भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि कुछ साल पहले कोशिश हुई थी, लेकिन वो भी नाकाम रहे थे, और शायद इन्हीं सब वजहों से लोग इस पौराणिक कुंड को चमत्कार का नाम देते हैं।